आज एक जो क्वेश्चन एक पूछा गया है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का क्या काम? सर एक्सपेंस है। सॉरी, खर्चा है सर। खर्चा है ना। एडवर्टीजमेंट का मतलब प्रचार का खर्चा है। अच्छा, ये हाँ ठीक है, एक्सपेंस है, और प्रचार जो एडवर्टीजमेंट है मतलब प्रचार में जो खर्चा हुआ है वो है। तो अब ये मुझे बताएं कि ये इसका बेनिफिट जो है, इसका जो फायदा है बिजनेस को, कितने साल तक मिलता है? अच्छा एक सेकंड, आप लोग सब कॉमर्स के 11th-12th में आ गए और आगे भी आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आपने ऐसा देखा है दो तरह के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस। हम बोलते हैं उसको हिंदी में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इंग्लिश में। अब आप लोग उसका हिंदी का वर्ड याद आता जा रहा हो तो मुझे बताते जाइएगा। व्यय। अच्छा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर फिर एक ही हो गया। वो एक्सपेंडिचर को भी व्यय बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के व्यय थे। एक था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय। दोनों का डिफरेंस क्या है? या दोनों के एग्जाम्पल बताइए। पूंजीगत व्यय कौन कौन से होते हैं? ये आयगत सर डेली के खर्चे होते हैं सर, और ये पूंजीगत होते हैं सर, ये लंबे समय से संपत्ति से रिलेटेड होते हैं सर। जिसमें ज्यादा सर पूंजी सर जिसमें ज्यादा पूंजी लगी होती है वो पूंजीगत होते हैं, और जो सर छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो आयगत कहलाते हैं सर। रोजमर्रा हाँ हाँ बोलिए, और क्या खर्चों कह को रहे हैं? रेवेन्यू। हाँ बोलो, क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक आशीष ने कुछ पॉइंट बताया है। एक तो उसने कहा ये डेली के खर्चे होते हैं और ये थोड़े से कम अमाउंट के होते हैं, इनकी राशि जो होती है कम की होती है, लो अमाउंट। और ये कह रहा है कि सर जो जैसे पेटी कैश बुक में छोटी छोटी खर्चों को लिखा जाता है, जैसे किराया, रेंट, किराया अपना आयगत व्यय हो गया। यस सर। अब कैपिटल सैलरी भी एक्सपेंडिचर होगी हमारा थोड़ा सा बड़े अमाउंट होते हैं। सर। कैपिटल सर जैसे फर्नीचर खरीदे सर, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी बोला है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो फायदा है वो 1 साल की होता है। इसका जो बेनिफिट बिजनेस को मिलने वाला है वो लिमिटेड होता है और वो 1 साल की होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरी तरफ वो होते हैं, अब ये किसी के यहाँ मेरी आवाज इको हो रही है, जो लॉन्ग सर रिपीट हो रही है। नहीं, मेरे यहाँ नहीं हो रही है, मतलब आप लोगों में से किसी के माइक ऑन है, सॉरी, और उसमें से इको हो रही है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको एक चीज समझनी है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर। जैसे आपने सैलरी दी तो सैलरी तो हर महीने के लिए होगी, 1 साल में क्या, इस महीने सैलरी दी तो इसी महीने, अगले महीने सैलरी दी तो अगले महीने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका बेनिफिट, उनका फायदा बिजनेस को कई सालों तक मिलता है, आने वाले कई सालों तक उसका बिजनेस को फायदा मिलता है, मैनी इयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना तो समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अच्छा, एक बात, दूसरी चीज आपको, इन दोनों के बीच में एक और खर्चा होता है। बीच में मतलब सिर्फ इतना है कि वो होता तो रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू की तरह आयगत होता है, लेकिन उसका फायदा 1 साल से ज्यादा होता है, मोर देन 1 ईयर।
मतलब है तो वो रेवेन्यू, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा उसका बेनिफिट हो रहा है। इतनी बात समझ में आई अपने को, ये बात यहाँ तक। ये खर्चे जो कहलाते हैं, इनको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। ये आयगत व्यय हैं, लेकिन डेफर्ड है। डेफर्ड माने उनको धीरे 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 टाला गया। टाला कैसे गया? मतलब वो इनको 1 साल के बजाय हम 2 साल में 3 साल में खर्चा मानते हैं, 2 साल 3 साल में खर्चा मानते हैं, लेकिन होते वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पहले हम लोग देखते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं, डेफर्ड जो मतलब होता है ना, डेफर माने टालना, डेफर बोलते हैं टालना, मतलब वो बाद में धीरे धीरे कर रहे हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने अलग अलग सालों में उसको बांट दिया। मतलब 1 साल से ज्यादा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 साल के होंगे, 3 साल के, इससे ज्यादा नॉर्मली होते नहीं है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 10 साल 20 साल के हो सकते हैं, है ना। हमने लैंड खरीद रखी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड तो जब तक बिजनेस रहेगा, 100 साल रहेगा तो 100 साल रहेगी। मशीनरी भी बहुत साल तक। क्या चीज? मशीनरी, मशीनरी भी बहुत साल की चलती है ना। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट भी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, तो ये जो चीजें हैं हमारी, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा 1 साल में, ये इसकी कंडीशन, 1 साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाता है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा तक चल सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से बिजनेस, अच्छा एक और बहुत बड़ा फर्क ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैश के अंदर बदल सकते हो। मान लीजिए आपने मशीनरी खरीद रखी, आपको साल भर बाद लगता है काम की नहीं, तो 1 साल बाद आप बेच दो उसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैश में बदल नहीं सकते, वो आप कैश में नहीं बदल सकते, वो तो हो गया। इसी ढंग से डेफर्ड रेवेन्यू को भी नहीं बदला जा सकता। तो डेफर्ड रेवेन्यू में सिर्फ इतना फर्क है कि रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू दोनों होते तो आयगत हैं। इनको आप दोबारा, ऐसा नहीं कि आपने सैलरी दी, अब आप सोचो कि सैलरी दे दी और अब उसको आप कैश में, अरे मशीनरी को तो आप बेच सकते हो, सैलरी को कैसे बेचोगे, रेंट को कैसे बेचोगे। लेकिन इनका फायदा 1 साल से ज्यादा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसका एक बहुत ही कॉमन और क्लासिकल एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई आज एक मोबाइल लॉन्च कर रहा हूँ, मैं एक नया मेरा मोबाइल बनाया मैंने, और मुझे उसका खूब प्रचार करना है ना। मैं चाहता हूँ उसको एकदम से मार्केट में छा जाए और लोग खरीदने लगे। और तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं कहाँ लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने कहा इंदौर में लॉन्च करते हैं। तो मैंने क्या किया, बॉम्बे से फिल्म स्टार को बुलवाया, ठीक है, और उनको बुलाया, उनका शो करवाया, और वो मेरा मोबाइल लेकर और ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं, मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और मीडिया खूब इकट्ठा कर लिया। अब भैया उनको बुलाने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे, लंबा खर्चा लग गया। तो ये है एडवर्टीजमेंट खर्चा। लेकिन ये ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसका फायदा मेरे को 1 साल से ज्यादा मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट सर आयगत है तो एडवर्टीजमेंट ही है। अगर वो मेरा मोबाइल फेल हो जाता है या मेरी कंपनी बंद हो जाती है तो उसका मुझे कोई पैसा थोड़ी मिलने वाला है। चाहे वो फिल्म स्टार कहेगा ठीक है मैं आपको वापस कर रहा हूँ, ना वो तो गया। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट का फायदा तो मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा ना। मैं वो जो पोस्टर मैंने बनवाए, आप देखते होंगे, है ना, फिल्म स्टारों के और वो क्रिकेट प्लेयर्स के सबके वो पोस्टर बनवाते हैं, उनको कई सालों तक, ऐसा थोड़ी एक बार ऐड करके वो तो मैं चलाऊंगा उसको 2-3 साल तक, है ना, अपने सब शोरूम में लगाऊंगा और सबको भेजूंगा, देखो ऐसा ऐसा। तो उसका फायदा तो मैं 1 साल से ज्यादा लूंगा ना। लेकिन है तो ये आयगत खर्चा। तो ऐसे आयगत खर्चे जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट खर्चे को मैं कह दूंगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट नहीं है, सस्पेंस अकाउंट, उचंती खाता। सस्पेंस मतलब जो चलता रहेगा, उच्चंत खाता,
हाँ, जब तक ये कब तक चलेगा नहीं मालूम, कब तक चलेगा नहीं मालूम, लेकिन है ये सस्पेंस। इसलिए ये खाता हमारा, हमको जब तक लग रहा है 2 साल 3 साल तक हम इसको चलाएंगे, और तब तक हम इसको, तो मान लीजिए मैंने इसके अंदर 12 लाख रुपए खर्च हो गए, मैंने इतना बड़ा इवेंट किया, मैंने कहा यार तो 12 लाख एक साल में मैं अपने प्रॉफिट से थोड़ी खर्चे में घटाऊं, मैं कहता हूं उसको 3 साल में बांट दो, 4-4 लाख रुपए 3 साल में लिखे। तो जो मैंने मान लीजिए 12 लाख खर्च किए, उसमें 4 लाख रुपए पहले साल खर्चे में डाल दिया, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8 लाख से दिखाते रहेंगे। सर लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। एसेट साइड पे किया अपन ने, अपने को लेना थोड़ी, अपने को दिया है। यस सर, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये एसेट साइड में 8 लाख से हम दिखाएंगे पहले साल। फिर दूसरे साल फिर मैं 4 लाख रुपया एक्सपेंस में डाल देता हूँ, ये मैं एक्सपेंस में डालते जा रहा हूँ। तो तीसरे साल 4 लाख रुपया दिखाऊंगा मैं बैलेंस शीट में, एसेट्स में, संपत्ति की तरफ। और तीसरे साल फिर मैंने 4 लाख एक्सपेंस में डाल दिया, तो चौथे साल मेरी बैलेंस शीट से ये गायब हो जाएगा, नहीं आएगा। तो मैं जब अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं, जो प्रचार उच्चंत खाता है, उच्चंती खाता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो मैं बैलेंस शीट में पहले साल जिस साल खर्च किया उस साल 4 लाख, तो उसी साल डाल दिया खर्चे में, तो 8 लाख दिखाऊंगा पहले साल। सेकेंड ईयर मैं उसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, सेकेंड ईयर फिर मैंने 4 लाख खर्चे में डाल दिया, तो कितना बच गया, 4, तो दिखाऊंगा। तो दूसरे साल 4 लाख फिर मैंने डाल दिया खर्चे में, 4 लाख बच गया, ये अगले साल डालूंगा, इसलिए बैलेंस शीट में दिखा दी। तीसरे साल जो 4 लाख बचा था वो भी मैंने खर्चे में डाल दिया, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट तीसरे साल मेरे प्रॉफिट में से तो कम होगा, लेकिन बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, उसकी वैल्यू 0। तो वो है ये आयगत खर्च, लेकिन इसको मैंने 3 साल के अंदर लिखा है। 4 लाख पहले साल लिखा, 4 लाख दूसरे साल लिखा, और 4 लाख तीसरे साल। तो तीसरे साल जब 4 लाख लिख दिया, तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 0, उसका अमाउंट 0। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जिसका फायदा हमें कई सालों तक मिलेगा। इसका एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी मतलब प्रीलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआत के खर्चे। आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि जब आप कोई कंपनी बनाते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, इवन पार्टनरशिप में भी, लेकिन कंपनी में ज्यादा होता है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। यस सर, AOA, MOA, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इन सब का कंपनी का, इन सब का रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। किसके पास रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ROC। बिल्कुल, इसको हम शॉर्ट में ROC कहते हैं। हर स्टेट का, हर राज्य में, हिंदुस्तान में एक ROC होता है। तो MP का जो ROC है वो ग्वालियर में बैठता है। ठीक है, ग्वालियर में उसका ऑफिस है, तो आपको वहां पर, आजकल तो ये सारा काम ऑनलाइन होता है, तो ROC। जो पार्टनरशिप है उसको भी आप रजिस्टर करा सकते हो। तो ये रजिस्टर जो कराया है, ये देखा जाए तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता और इसको क्यों खर्चे मान लो, लेकिन कंपनी तो एक ही बार बनती है ना, पार्टनरशिप तो एक बार बनी, वो चलती रहेगी तब तक रहेगा। तो इसका फायदा तो आपको जब तक कंपनी है, जब तक पार्टनरशिप है, तब तक मिलेगा, लेकिन आप तब तक इसको नहीं डालते। तो ऐसे शुरू, इनको प्रिलिमिनरी माने शुरुआती खर्च, शुरुआत के खर्च बनाते समय ये लग गए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे ये कंपनी में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा। तो ठीक है, अभी पार्टनरशिप में इतना नहीं आता, कंपनी अकाउंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो प्रीलिमिनरी खर्चे शुरुआत के लग गए आपके, ये आपका फायदा आपको सालों तक मिलेगा आगे तक।
तो ये खर्चे भी हमारे, हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए सालों में धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। सिर्फ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ एक ही बार करते हैं? बिल्कुल एक ही बार करते हैं। और वो कब? जब बनेगी कंपनी, बस शुरुआत में लगता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो आप एक ही बार करवाओगे ना। बाद में यस सर। जो बाद में खर्चे लगते हैं, मान लो आरओसी को हर साल फीस देनी पड़ती है, वो तो आप हर साल खर्चे में डाल दोगे, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। कंपनी आपने जब पार्टनरशिप बनाई थी तब, तो ये प्रीमियम एक्सपेंसेस तो एक बार। जब हम उसे एडवांस में दे दें सारे हर महीने के खर्चे, तो उसको नहीं बोलेंगे प्रीमियरी एक्सपेंसेस? नहीं, उसको हम एडवर्टीजमेंट डिफर्ड रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, एडवांस दिया। एडवांस देना, मान लो ऐसा है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आपके एक एम्प्लॉय है, उसको बहुत जरूरत है, आप उसने कहा भाई मेरे घर में शादी है सर, मेरे को थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए, आप धीरे धीरे काट लीजिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने उसको सैलरी एडवांस दे दी 50,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपया, ये ऐसा करते हैं 2,500 रुपए, उसने कहा तय हुआ कि 2,500 रुपए हर महीने 20 महीने तक कटेगा। 20 महीने, ये कोई डेफर्ड रेवेन्यू थोड़ी हो गया, ये तो सैलरी है। तो हमने जो एडवांस दिया है वो तो एसेट ही मानी जाएगी ना, वो खर्चा थोड़ी। लेकिन उसके अंदर से हर साल 2,500 रुपए हम उसकी सैलरी में से काट के बाकी की सैलरी उसको दे देंगे, उसका वो तो उसको भी तो खर्चा चलाना है, तो धीरे धीरे कटता जाएगा उसको पैसा। तो ये एडवांस देना जो है वो खर्चे में नहीं आता, एडवांस खर्चे में नहीं आता। सर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट से फिर अपन किसको पैसे देते हैं? क्या कह रहे हो? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में जैसे आपने बताया 4 लाख रुपए, फिर अपन 4 लाख रुपए देंगे हर महीने। एडवर्टीजमेंट अकाउंट को मैंने क्या बताया सर? आपने पिछली वाली चीज ओपन कर, हाँ, तो इसमें ऐसे 4 लाख रुपए हर साल देंगे। हाँ ठीक है। तो ये नहीं, तो हमने एडवांस थोड़ी है, ये एडवांस थोड़ी है, ये तो 12 लाख रुपए तो खर्च हो गया, एडवांस थोड़ी दिया अपन ने। तो वो तो भाई खर्चा हो गया, लेकिन हम अपने प्रॉफिट में से धीरे धीरे कम कर रहे हैं, एक साथ कम नहीं कर रहे। ये मतलब एडवांस नहीं है, वो तो आया स्टार ले गया पैसे अपने, और जो खर्चा था प्रोग्राम के ऊपर वो तो खर्चा हो गया। लेकिन हम जो है इसको अपने प्रॉफिट से धीरे धीरे कम कर रहे हैं, एक साथ नहीं कम कर रहे। ये मतलब इसका मतलब सर इकट्ठा खर्चा न देके एक आधा आधा करके दे रहे। खर्चा हमने पूरा एक साथ कर दिया, खर्चा इकट्ठा हो गया। भाई आपने पढ़ा होगा भाई, जब हम एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, तो खर्चा करने का मतलब क्या हो गया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यस। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इस सैलरी को हमें प्रॉफिट से कम भी तो करना होता है, तो दूसरी एंट्री क्या होती है? यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये भी तो एंट्री टू सैलरी। तो भाई मैंने यहाँ पर खर्चा तो एक साथ कर दिया 12 लाख रुपए, लेकिन ये एंट्री जो मैं कर रहा हूं, ये 4-4 लाख करके कर रहा हूं ना, ये कह रहा हूं। तो ये तो एक साथ ही हो गया। अब उसको जो मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट में से कम करना। प्रॉफिट से कम मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, 3 साल में, 4 साल। एक साथ ज्यादा हो जाएगा तो लेकिन खर्चा तो मेरा एक ही साथ हो गया ना, लेकिन मैं उसको प्रॉफिट से घटा रहा हूँ 3-4 साल में धीरे धीरे। इज दैट ओके? यस। जैसे साल भर में मैं जितनी भी इनकम हुई उसमें से 4 लाख माइनस कर रहे हैं। 10 हम घटा रहे हैं, तो खर्चा तो एक ही साथ हो गया, इसमें एडवांस नहीं है हमारा खर्चा। सर ऐसे 5 लाख माइनस कर दी तो? हाँ, वो 5 लाख कर दो तो कंपनी को पर, लेकिन एक साल से ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ, बस सीधी सी बात ये। मैंने तो एग्जांपल दिया 4 लाख, 2 साल में कर दो, लेकिन एक साल से ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं एक साल में नहीं लिख रहा हूँ पूरा खर्चा, एक साल से ज्यादा 2 साल में लिखूं, 3 साल में लिखूं, 4 साल में लिखूं, तो जो भी वो मैं कंपनी, अब बिजनेस के जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से करो उसको, वो तो बिजनेस को डिसाइड करना है, वो कोई बात नहीं।
लेकिन ऐसा खर्चा जो हो गया रेवेन्यू, लेकिन उसको हम धीरे धीरे प्रॉफिट से घटा रहे हैं, तो अब ये मिलना थोड़ी है, तो खर्चा हो ही गया, 12 लाख तो दे ही दिए, अब ये थोड़ी मिलना है कहीं से। लेकिन हम बस प्रॉफिट से नहीं घटा रहे, बाकी तो कुछ बाकी खर्चे में और कोई कमी थोड़ी है, खर्चा तो पूरा हो गया, प्रॉफिट से धीरे धीरे घटा रहे, बस इतना है। ऐसा नहीं कि खर्चा कम हुआ, ये खर्चा आधा सर हमें जैसे ज्यादा इनकम हुई तो हमें, हाँ वो तो आपके ऊपर है, ज्यादा इनकम हुई ज्यादा करना। तो पैसे एक बार में देती है, एंट्री बाद में आधी आधी। खर्चे प्रॉफिट से हम धीरे धीरे घटा, बस एक साथ नहीं घटा, बस इतनी सी बात। अब कैसे घटा रहे हैं, कितने साल में घटा रहे हैं, वो अपने ऊपर, एक साथ ऐसे खर्चे जो हो तो, लेकिन अब इसका कोई ऐसा थोड़ी कि ये कोई एसेट होगी, एसेट तो है ही नहीं, तो खर्चा है। इसका आप धीरे धीरे प्रॉफिट से घटा रहे हैं, तो एन को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डेफर्ड है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो ये एक तरह का लॉस ही माना जाता है, लॉस मतलब एक्सपेंस ही माना जाता है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और अगर बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये चीजें अगर कभी भी बैलेंस शीट में दी हैं, तो इनको हम हमेशा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बंद करके खत्म कर दें। सर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड है तो ठीक है, तो बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, ये तीन चीजें हैं। अगर ये बैलेंस शीट में कभी भी दी गई हैं, तो इनको हम पुराने अनुपात में हानि की तरह, लॉस की तरह बांटकर बंद कर दें। तो हमारे पास हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशियो, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या बैलेंस शीट में जो एसेट्स में प्रॉफिट लॉस दिया होता है, सर वो तो हमें, हम इसी रेशियो में बांटते हैं ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। यस सर। तो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्राइमरी एक्सपेंस। अच्छा, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, उसको डेबिट कर देंगे। हाँ क्या कह रहे हो? तो वो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे, फिर से बोलो। तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो उसकी एंट्री में हम डेबिट कर देंगे। हाँ नेचुरली, भाई उसको क्रेडिट में लायबिलिटीज में दिया है, सर ये तो कभी क्रेडिट नहीं होता ना, क्रेडिट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्राइमरी एक्सपेंस अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कभी ये क्रेडिट हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट भी हो सकता है और ये क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इज दैट ओके? यस सर। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और बताइए, और क्या डाउट है, कुछ और जो पूछना चाह रहे हो आप लोग? तो अभी जो मैंने आज आपको कल रात को उसको अपडेट कर दिया है, वो शीट भेजी है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं।
है ना, ज्यादा है नहीं, 12-14 क्वेश्चन है और वो भी जरा से एंट्रीज के क्वेश्चन है, तो वो आपको खत्म करने हैं सबको। और आज है हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आप उसको जो है कल परसों तक खत्म कर लीजिए। जो भी डाउट्स हैं वो कल पूछ लीजिए और फ्राइडे तक पूछ लीजिए, और फ्राइडे शाम तक सब खत्म कर लीजिए। सर ऐसे पहले वर्ष में एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, दूसरे वर्ष में दूसरा एक और दे दिया, 2 हुए, तो सर उसके खर्चे कैसे लगेंगे? वो तो अपने ऊपर है, मैंने बताया ना, घर की खेती है, आपको जैसे राइट ऑफ करना है, आप 1 साल में लिखना चाहो 1 साल में लिख दो, 4 साल में लिखना 4 साल में, आप अपना प्रॉफिट देख लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। आपके पास प्रॉफिट अच्छा है तो सारा का सारा 1 ही साल में लिख दो, धीरे धीरे लिखना चाहते हो प्रॉफिट कम आप अपनी स्थिति देख लो, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैसे करना है, इसका कोई रूल नहीं है, वो आपके ऊपर, आप जैसे लिखना चाहो जैसे भी। तो चाहे प्रॉफिट में से इकट्ठा माइनस कर दो या हाफ हाफ कर दो, आधा जैसी इच्छा हो, जैसी इच्छा। हाँ, इसकी हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सॉरी, दोनों का डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस टू प्रॉफिट, दोनों की कंबाइन एंट्री हो सकती है। बिल्कुल हो सकते हैं कंबाइन। ठीक है, इसके अंदर और कोई चीज? सर जब समायोजन की राशि घटित हो जाती है, घटा के दिखा, जो एंट्री है वो पलट जाती है सर, क्या चीज, मैं समझा तो सर वो कैसे हो? क्या क्या, फिर से बोलो। सर जो समायोजन की राशि है हाँ, वो घटा के दिखाते हैं या घट जाती है, तो जो एंट्री है वो पलट जाती है सर। तो नहीं आपने एक ऐसा नोट नहीं है, ऐसा लिखा है नहीं है, सर। मैंने ये बताया। एक सेकंड, एक सेकंड, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 30,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। अब बताइए, अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं दिया है तो ये डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो ये दोनों प्रॉफिट है कि इसमें कोई एक लॉस है, एक प्रॉफिट है? दोनों प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट, लाइबिलिटी साइड दोनों। दोनों को जोड़ दो और आपसे बोला जाए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक समायोजन की एंट्री करनी है, एक, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे 45,000, और चूंकि ये टोटल जो हो रहा है 45,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कह रहे हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और मान लो वो ये भी कह देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व को बंद नहीं करना, तो जब बंद नहीं करना तो इसकी एंट्री करनी ही नहीं है, तो इसकी हम कौन सी एंट्री करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री एक ही करेंगे, दोनों की जोड़कर गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये काम। सर अमाउंट तो इसी का लिखेंगे, अमाउंट जो भी रेशियो आएगा 45,000 का हिसाब से कर देंगे। मान लो इनका 1/15 1/15 आता है, दो पार्टनर है, एक गेन कर रहा है 1/15, एक सैक्रिफाइस कर रहा है 1/15, तो गेनिंग वाले को 45,000 का 1/15 से डेबिट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग वाले को 45,000 का 1/15 से क्रेडिट कर देंगे, बस ये कर। सर फिर पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बंद ही नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि अगर हमको इस अकाउंट को कुछ नहीं करना है तो जनरल एंट्री, मैंने आपको बताया था कि भाई बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई अकाउंट है, अगर हम जनरल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, टू सेल्स करते हैं, तो उससे क्या होता है? कैश अमाउंट चेंज हो जाएगा ना। तो अगर जब इस अकाउंट को बंद ही नहीं करना है तो इसकी एंट्री करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा ना, अपने आप बंद हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, हमको इसको कुछ करना ही नहीं है। तो जब इसको कुछ करना ही नहीं है तो हमारी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व हम लिख ही नहीं सकते। जब प्रॉफिट लॉस सर क्योंकि ये दोनों डेबिट होंगे तो फिर बंद हो जाएगा। हम जो भी करेंगे एंट्री में, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर कुछ करते हैं तो इस अकाउंट में चेंज आ जाएगा, इसको चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज रखना है। क्वेश्चन बोला। और एडजस्टमेंट एंट्री बोलिए, तो एडजस्टमेंट एंट्री जहां पे भी आपको बोली जाएगी तो आपको गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की एंट्री करनी है। 3,000 सर
P&L अकाउंट को डेबिट बैलेंस अभी आते हैं इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यस सर। अब दूसरी चीज ये है कि अगर ये कहा जाए P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और P&L अकाउंट का बैलेंस आपको 45 दे दिया सब टोटल और बोला है इसका एडजस्टमेंट एंट्री करो, तो ये तो लॉस है और ये प्रॉफिट है, तो ये हम क्या करेंगे 45,000 माइनस प्लस 30,000 करेंगे, तो इसका जो टोटल आएगा माइनस 15,000 आएगा, माइनस 15,000। यस सर। ये लॉस आ रहा है और इसमें अगर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो हमारी एंट्री बदल जाएगी। Sacrificing minus capital account debit डेबिट टू गेनिंग कार्ड। बस ये एंट्री हो जाएगी, बस उल्टी हो जाएगी, ये कहा है मैंने उस चीज को। तो अगर एक एंट्री करनी है और उस अमाउंट को जोड़ के उसका टोटल प्रॉफिट में आ रहा है तो गेनिंग सेक्रीफाइस, उसका प्रॉफिट उसका टोटल लॉस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस टू गेन। 15,000 रुपए निकालेंगे। नेचुरली इन दोनों का टोटल मिला के नेट अमाउंट 15,000 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे ये 15,000 निकालेंगे। यस, ये 15,000 यस एक खर्च 15,000 पे आ रहा है, 1,000 रुपए डेबिट। यस सर। ये है इस चीज का, ठीक है। ओके, और कोई चीज? ठीक है, अब आप करिए, भेजिए फिर मेरे को। यस